नमस्कार प्यारे बच्चों, शिखर परिवार के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भूपेंद्र बामनिया आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज की क्लास के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा 29 मार्च 2023 को जो पटवारी की परीक्षा आयोजित की जा रही है राज्य शासन के द्वारा, उसी के अंतर्गत कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो महत्वपूर्ण है। आज मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कुछ आईएमपी फैक्ट्स होते हैं जिस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं। तो आइए साथियों, ज़्यादा समय न खराब करते हुए मैं आपकी क्लास प्रारंभ करता हूं। आप वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म मिलेगा कल से। यदि आपका रिस्पांस अच्छा रहता तो इसको मैं लाइव प्रसारित करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए आइए, स्वागत है आपका। तो पहला प्रश्न आज की क्लास का रहेगा और पटवारी में भी आज ही पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने लिखा गया है, जो बांग्लादेश एक देश है हमारे भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, उसका राष्ट्रीय फूल क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। अब ऑप्शन तो अपने हिसाब से जोड़े ताकि मैं संभावित प्रश्नों को भी आपके सामने प्रस्तुत करूं, इसलिए मैंने 4 ऑप्शन जोड़े थे। प्रश्न क्या था आपके सामने, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल क्या है? शापला कुमत, चमेली, बुरुंश या कमल? तो आपका प्रश्न का आंसर होगा साथियों शापला कुमुद। क्या होगा? शापला कुमुद। चमेली की बात करते हैं तो चमेली साथियों ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल है। और जब एक बात है, बांग्लादेश हमारा भारत का पड़ोसी देश है, तो पाकिस्तान भी हमारे देश का पड़ोसी देश हुआ। तो हो सकता है कभी चमेली आपका प्रश्न पूछे तो चमेली पाकिस्तान का क्या है? राष्ट्रीय फूल है। इसके बाद बात करते हैं बुरुंश। बुरुंश की बात करते हैं तो हमारा ये नेपाल जो पड़ोस में देश स्थित है, वहां का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? बुरुंश है। अब कमल की बात करते हैं तो कमल साथियों हमारा जो प्यारा सा देश है भारत, वहां का राष्ट्रीय फूल कहा जाता है। आइए साथियों आगे और चर्चा करते हैं, देखते हैं। इसके बाद देखेंगे शापला कुमत। शापला कुमत साथियों बांग्लादेश के साथ साथ में एक श्रीलंका भी देश है, वहां का भी राष्ट्रीय फूल है। क्या है ये? इस प्रकार से आपको चित्र दिख रहा होगा, यही शापला कुमत है जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल है। चमेली पाकिस्तान को बता चुका हूं, बुरुंश आपका नेपाल का है, कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। और इसका वैज्ञानिक नाम देखो। अब राष्ट्रीय फूल से प्रश्न बना तो आपका जो कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है, इससे भी एक प्रश्न बन सकता है कि कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप बोलोगे निलंबो नुसीपेरा गेटर्न। क्या है? निलंबो नुसीपेरा गेटर्न। यह हमारे जो देश का राष्ट्रीय फूल है कमल, इसका वैज्ञानिक नाम है। शहतूत की बात करें, ये देखो कुछ और अन्य फूल है जिनका वैज्ञानिक नाम है। एक शहतूत है, इसको क्या बोला जाता है? मोरस इंडिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोरस इंडिका। यदि मिर्ची की बात करें प्यारे साथियों, तो मिर्ची का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैप्सिकम एनम। क्या है? कैप्सिकम एनम। यदि प्याज की बात करते हैं तो प्याज का भी वैज्ञानिक नाम है येलियम सेपा। क्या है? येलियम सेपा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग गाजर की, तो गाजर का भी वैज्ञानिक नाम है डोकोस कैरोटा। क्या है? डोकोस कैरोटा। क्योंकि देखो प्रश्न यदि हमारा राष्ट्रीय फूल से बना है, विभिन्न देशों के राष्ट्रीय फूल से बना, तो इन चारों देशों से बन सकता है। और यदि वैज्ञानिक नाम पूछना चाहे तो इस प्रकार से संभावित है। तो आपको क्या करना है, हमारे जो आसपास के देश हैं वहां के राष्ट्रीय फूल के बारे में देखना है। यदि हम देखना चाहे तो जो हमारे राज्य है वहां के भी राष्ट्रीय फूल के बारे में देखना है। और आसपास के यदि जो हम फूल है उनका वैज्ञानिक नाम भी थोड़ा सा पता करना है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे आपके। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न बनने से पहले थोड़ा सा हम बांग्लादेश के ऊपर भी प्रकाश डालने की कोशिश करें। बांग्लादेश की बात करते हैं साथियों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। क्या है? ढाका। 1971 से पहले यह पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, जिसमें इसकी स्वतंत्रता यानी हम बात करें यदि इसको स्वतंत्रता या पाकिस्तान से आजाद कराने में हमारे देश की इसमें हमारे देश की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। बांग्लादेश की राजभाषा की बात की जाए तो बांग्लादेश की राजभाषा कौन सी है? बंगाली है। राष्ट्रपति की बात करें तो अब्दुल हमीद वहां के राष्ट्रपति है। और बात करते हैं प्रधानमंत्री की, तो क्या है आपकी प्रधानमंत्री? शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। इसके बाद बात करते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो आप कहेंगे टका। क्या है? टका। इसके बाद
बांग्लादेश में भारत के राजदूत कौन है? तो बांग्लादेश में भारत के राजदूत प्रणय वर्मा है। कौन है? प्रणय वर्मा। मैं आपसे बात कर रहा हूं, यदि क्लास अच्छी लगी तो अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे बांग्लादेश का मैप भी थोड़ा सा देख लीजिए। इसके तीनों ओर तरफ से कौन किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। बांग्लादेश किससे घिरा हुआ है? भारत से। आप यहां से देखोगे तो ये सारा हिस्सा भारत का है, लेकिन यहां पर देखोगे तो यहां पर बांग्लादेश के पास में कौन है? आपका एक म्यांमार देश है, जिसकी सीमा हमारे भारत से भी लगती है। अब म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार में हाल ही में सैन्य तख्ता पलट हुआ और वहां की नेता थी आंग सू, उनको क्या कर दिया है? जेल में डाल दिया गया। थोड़ा सा तो उस पर भी आप देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आज पूछा गया है, तो आप एक बार ध्यान देना। ऑप्शन मैंने अपने हिसाब से जोड़े हैं, एक आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है। देखते हैं नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी किस अनुच्छेद के तहत आता है? जो नीति निदेशक तत्व है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत माने जाते हैं? पॉलिटी से प्रश्न बन रहे हैं, बिल्कुल पॉलिटी का ही प्रश्न है, क्या बोलते हैं हम, राजनीति विज्ञान का। तो यहाँ पर भारतीय संविधान से भी एक प्रश्न बना है, तो बहुत सरल सा क्वेश्चन है। तो बात करते हैं नीति निदेशक तत्व की, तो यह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका विस्तृत विवरण किया गया है। आइए इसके अंदर भी हम थोड़ा सा गहन से अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं नीति निदेशक तत्व जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 और भाग की बात की तो भाग चौथे में विवरण किया गया। थोड़ा सा हम उस पर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। तो यह भारतीय संविधान के भाग 4 में दिया गया है। अनुच्छेद की बात करते हैं तो 36 से लेकर 51 तक इसमें व्याख्या की गई। आप एक एक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए हैं, तो प्यारे साथियों नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। अब नीति निदेशक तत्व में क्या दिया गया है? तो नीति निदेशक तत्व में भारतीयों हमारा जो संविधान है उसका दर्शन छुपा हुआ है। इनका उद्देश्य की बात करें तो उन सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करना है जो स्वतंत्रता के समय अधूरे रह गए थे। नीति निदेशक तत्व की बात की जाए, इनका क्या काम है? तो हमारे संविधान का दर्शन छुपा हुआ है इसमें, और उन उद्देश्य को रखा गया है जो हमारे देश की आजादी के समय कुछ उद्देश्य छूट गए हैं, उन्हें नीति निदेशक में शामिल किया गया है। तो भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर आपका 51 तक इसमें दिया गया है। आगे देखते हैं भारत के जो संविधान है उसमें नीति निदेशक तत्व कितने हैं? तो आप कहेंगे 5। कितने बोलोगे? 5। बात करें आर्थिक नीति से संबंधित, सामाजिक तथा शिक्षा संबंधी, शासन से संबंधित, स्मारक तथा ऐतिहासिक महत्व से संबंधित और अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधी, इतने नीति निदेशक 5 नीति निदेशक तत्व माने जाते हैं। मुझे आशा है आपको इससे थोड़ा बहुत लाभ मिला होगा। अब जो बाकी अनुच्छेद दिए गए हैं थोड़ा सा उन पर भी देखते हैं। तो भाग 2 में बात करते हैं। तो भाग 2 में हमारे देश की यदि किसी व्यक्ति को नागरिकता हासिल करना रहती है, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दिया गया है। भाग 3 की बात करते हैं तो इसमें मौलिक अधिकार का विवरण किया गया है, और मौलिक अधिकार की बात करें तो जो अनुच्छेद है 12 से लेकर 35 तक इसका विस्तृत विवरण किया गया। भाग 4 में आपका क्या दिया गया है? नीति निदेशक तत्व जो कितने हैं? 5 है। और बात करें कहां से लिए गए, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। बिल्कुल आयरलैंड के संविधान से लिए गए। लेकिन इसके बाद इसका उल्लेख कहां से, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। इसके बाद बात करते साथियों आपका जो भाग 5A है, भाग 5A की बात करते हैं। तो यहाँ पर भाग 5A में आपका भाग 4A में दिया गया है अनुच्छेद 51, जिसमें हमारा मौलिक कर्तव्य दिया गया है। आप ध्यान देना, भाग 4A में दिया गया है, क्या दिया गया है? मौलिक कर्तव्य दिए गए अनुच्छेद 51A के तहत। भाग 5 की बात करते हैं तो भाग 5 साथियों
आपका जो संघ की कार्यपालिका है, जिसमें राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री आदि का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक भाग 5 में विस्तृत से विवरण किया गया है। मुझे आशा है आपको इतना समझ में आया होगा। मध्य प्रदेश ने किस टीम को हराकर पहली बार रणजी टीम का खिताब जीता था? आपके सामने प्रश्न आ रहा है, मध्य प्रदेश ने किस टीम को रणजी मैच में हराकर पहली बार खिताब जीता था? कोशिश कीजिएगा आंसर देने की। तो इसका आंसर होगा साथियों मुंबई। क्या होगा? मुंबई। मध्य प्रदेश ने सन 2021-22 की जो रणजी सत्र आयोजित किया गया था, बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में एक जी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें बहुत बार की चैंपियन मुंबई को हराकर पहली बार हमारा जो प्रदेश की टीम है उसने यह गौरव हासिल किया था। बात करते हैं फाइनल मुकाबले में किसको हराया था? अपने मुंबई को हराया था और पहली बार यह खिताब जीता था। 2023 में भी आयोजित किया गया था। तो 2023 में साथियों आपकी जो गुजरात की एक सौराष्ट्र टीम है, इसने बंगाल को 9 विकेट से हराया था। तो हाल ही में यदि विजेता कौन बना है, तो सौराष्ट्र बनी थी। 2021-22 में कौन बना था? तो 22 में हमारी मध्य प्रदेश की टीम बनी थी। इसके साथ ही ये टीम क्या है, जो 2023 वाली सौराष्ट्र पिछले 3 सीजन में दूसरी बार चैंपियन बनी थी। इसका मतलब ये होता है 2021 में सौराष्ट्र बनी थी चैंपियन क्रिकेट में। इसके बाद 2022 में हमारा प्रदेश बना था मध्य प्रदेश। और बात करते हैं 2023 की, तो 2023 में पुनः कौन सी टीम बनी थी? आपकी सौराष्ट्र वापस बनी थी। यही बात आखिरी वाली लाइन कह रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रणजी टीम के बारे में, रणजी क्रिकेट के बारे में देख लेते हैं। रणजी ट्रॉफी का नाम अंग्रेजों के शासन के अधीन रहे जामनगर और उस समय के आपका नवानगर में के राजा जो महाराजा रंजीत सिंह हैं, इनके नाम पर आयोजित किया जाता है। अब इनके नाम पे क्यों आयोजित किया जाता है? तो इनके नाम पर साथियों क्यों आयोजित किया जाता है? क्योंकि यह नवानगर यानी वर्तमान में जो जामनगर है, वहां के महाराजा रहे। शासनकाल की बात करते हैं तो 1907 से लेकर 1933 तक जामनगर के राजा रहे। लेकिन इसके साथ साथ में वे पहले भारतीय व्यक्ति थे जो इंग्लैंड की तरफ से क्रिकेट खेलने के लिए शामिल किए गए थे। तो इन्हीं के नाम पर रणजी क्रिकेट ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है, जो 2022 की विजेता हमारी प्रदेश की टीम रही। 2023 का सौराष्ट्र ने जीता था। पहली बार प्रतियोगिता कब आयोजित की गई? तो पहली बार प्रतियोगिता 1934-35 में जगह लेने के साथ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लिए 1934-35 से यह आयोजित की जाने लगी। आया समझ में? और देखो प्रथम ट्रॉफी किसने दी थी? तो प्रथम ट्रॉफी जो पटियाला के महाराजा भूपिंदर द्वारा दान की गई थी। और प्रतियोगिता के पहले में 4 नवंबर 1934 को चेपक, मद्रास और मैसूर के बीच में आयोजित किया गया था। चलिए इतनी सारी जानकारी ठीक है, आप थोड़ा सा और गहन अध्ययन करने की कोशिश करें। अब भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये तो बहुत सरल सा प्रश्न है, क्योंकि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान आप बात करते हैं तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इससे पहले साथियों ये हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब देखते हैं बाकी जो नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार और रुद्र सागर झील, ये सारे साथियों ये मध्य प्रदेश में स्थित है। जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। थोड़ा सा हम अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1934 में स्थापित किया गया था और एक अंग्रेज शिकारी हुआ करते थे जिम कॉर्बेट, उन्हीं के नाम पर इसे विस्थापित किया था। बात करते हैं इसके पीछे भी एक रोचक घटना है, क्योंकि वे एक शिकारी थे और बाघों का, आदमखोर बाघों का शिकार करते थे। लेकिन उनका हृदय परिवर्तन अचानक से होता है और उन्होंने जानवरों के संरक्षण के लिए कार्य प्रारंभ किया। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा उनके नाम पर ही
पहले तो हेली नेशनल पार्क था, जिसे जिम कॉर्बेट नाम पर स्थानांतरित या हस्तांतरित कर दिया गया। तो ये कहां पर स्थित है? तो यह 1936 में स्थापित किया गया था और उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसके साथ में देखो, इस उद्यान के रूप में भी सम्मानित किया जाता है जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर पहली बार लॉन्च किया गया था। तो 1973 में जो पहली बार प्रोजेक्ट टाइगर शामिल किया गया था, टाइगरों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर एक योजना लाई गई थी, तो यहाँ पर यह भी शामिल था। आया समझ में? अब हम थोड़ा सा और आगे जाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ मध्य प्रदेश के भी नेशनल पार्क है जिन्हें हमें याद करना चाहिए, क्योंकि प्रश्न अब जब नेशनल पार्क आ रहे तो हमारे प्रदेश के भी नेशनल पार्क पूछे जा सकते हैं। आप बोलेंगे कान्हा नेशनल पार्क, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार पार्क, रुद्र सागर झील, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क, मंडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क। इतने सारे नेशनल पार्क है। मैं इस पर विस्तार से नहीं जा रहा हूं, आपको किताबों में देखकर अध्ययन करना है, क्योंकि इस पर विस्तार से प्रश्न बन सकते, हो सकता है इनका क्षेत्रफल पूछ ले आपको। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी व पेंच का मोगली अभ्यारण्य कब रखा गया? बड़ा सुंदर सा प्रश्न आया था। तो ये बात करते हैं साथियों, इसका नामकरण की बात करें तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान का इंदिरा प्रियदर्शनी कब रखा गया और आपका पेंच मोगली अभ्यारण्य कब रखा गया? तो 2002 में इसका नाम रखा गया है। देखो, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश का सिवनी जिला है, यदि मध्य प्रदेश का आपको मानचित्र दिखाने की कोशिश करूं थोड़ा सा, मैं मध्य प्रदेश नहीं पढ़ाता हूं, बस आपके सामने कुछ बच्चों की डिमांड थी कि यार मुझे हमें आप ये दिखा दो कि किस टाइप से प्रश्न आते हैं। तो चलो मैं थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करूंगा करके ये क्लास संचालित कर रहा हूं, है ना। इसके टीचर आपके सामने राहुल सर 1-2 दिन में आ जाएंगे, त्रिपाठी सर भी है, तो आपको बता देंगे। अब देखोगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर सिवनी जिला स्थित है। कौन सा है? सिवनी। यहीं पर आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान दिख रहा होगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान छिंदवाड़ा और सिवनी में स्थित है, दोनों जिलों में स्थित है। इसका नाम पेंच नदी के नाम पर रखा गया। क्यों नाम रखा गया? तो पेंच नदी आपस में के पास में होने के कारण पेंच राष्ट्रीय उद्यान रखा। अब देखो, जो पार्क से बहती है, 1992 में इस राष्ट्रीय उद्यान को बाघ रिजर्व के रूप में स्थापित किया था। वर्ष 2 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच अभ्यारण्य का नाम इंदिरा रख दिया। क्या रख दिया? इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा पेंच अभ्यारण्य नाम रख दिया गया। ठीक है, इसके बाद ये सारी चीजें आपको बता चुका हूं। यहाँ पर सबसे चर्चित एक पहाड़ है। कौन सा पहाड़ है? काला पहाड़। प्रश्न आ सकता है काला पहाड़ किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो आप कहेंगे पेंच राष्ट्रीय उद्यान में, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 650 मीटर है। कितनी है? 650 मीटर। मैं ज्यादा गहन अध्ययन नहीं करवाऊंगा, थोड़ा थोड़ा आपको लाइटली बता रहा हूं। चलिए, राजमाता विजया राजे सिंधिया टर्मिनल कहाँ स्थित है? अब राजमाता विजया राजे सिंधिया, तो सिंधिया नाम आया तो आपके मन में सीधा क्लिक करेगा कहाँ? ग्वालियर। क्यों? क्योंकि ग्वालियर के शासन पर किसने किया था? सिंधियाओं ने किया था। और देखिए, बिल्कुल सही है सिंधिया। अब सिंधिया ये ग्वालियर में स्थित हवाई अड्डा है, जिसका शुभारंभ अक्टूबर 2022 में देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया था। बात करते हैं, इन्होंने सिंधिया जो राजमाता विजया राजे सिंधिया टर्मिनल का शिलान्यास किया था, और इस टर्मिनल का निर्माण लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत आएगी, और इसमें एक एयर ब्रिज का भी निर्माण किया जाएगा, जिसकी पैसेंजर क्षमता कितनी होगी? 1400। और नया टर्मिनल है जो कितने एकड़ में बनेगा? 180 एकड़ में बनेगा। अब देखो, प्रश्न आ रहा है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती प्रणाली को समर्थन किया गया है?
ये प्रश्न मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट लागू किया गया है, हो सकता पेशा एक्ट से भी बने। तो पंचायती समस्या का निदान अनुच्छेद 40 के तहत किया गया था। अनुच्छेद 40 ये कहता है ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात करता है, यानी जो हमारे ग्राम है, छोटी छोटी ग्राम है, उनके जो संगठन है, सरपंच, सचिव, पंच आदि के बारे में अनुच्छेद 40 नियम बताता है। राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा, उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा, उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। जो देश का राज्य है, राज्य यानी हमारा देश, स्टेट भी बोल सकते हैं हम लोग, उसको देखिए साथियों, अनुच्छेद 40 स्पष्ट उल्लेखित करता है कि पंचायतों को मजबूत करना पड़ेगा और स्थानीय स्वशासन के लिए मजबूत या भाव उत्पन्न करने के लिए अनुच्छेद 40 उल्लेखित करता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, मटकी नृत्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो आपने सुना होगा मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है, वहां पर मटकी नृत्य बहुत प्रचलित है। कौन सा नृत्य प्रचलित है? मटकी नृत्य। मटकी नृत्य मालवा में किया जाता है। इस प्रकार के नृत्य को कलाकारों के द्वारा सिर पर मटकी को रखा जाता है और अपने शरीर को संतुलित किया जाता है। और आप देखो इस प्रकार के नृत्य में ढोल का प्रयोग किया जाता है, मटकी को सिर पर रखकर ढोल बजाकर नृत्य किया जाता है। मटकी नृत्य के दो रूप होते हैं, एक होता आड़ा और दूसरा खड़ा नाच होता है। इस नृत्य में कलाकार साड़ी और लहंगा पहनते हैं। तो मटकी नृत्य आपका मालवा का नृत्य है। तो अन्य जो जितने भी नृत्य है, थोड़ा सा आपस में प्रदेश के नृत्य उनके बारे में देख लीजिएगा। आदित्य जोशी किस खेल से संबंधित है? आदित्य जोशी किस खेल से संबंधित है? ये खिलाड़ियों से बहुत प्रश्न आते हैं साथियों, तो आप ध्यान रखना। आदित्य जोशी बैडमिंटन के खिलाड़ी है और मध्य प्रदेश के जो आदिवासी बाहुल्य जिला है धार, वहां से आते हैं। देख लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। तो ये धार के बैडमिंटन है, धार के बैडमिंटन के खिलाड़ी है जो कि आदित्य जोशी है। मध्य प्रदेश के आदित्य जोशी भारत के पहले पुरुष जूनियर खिलाड़ी थे। इन्होंने दुनिया पर शीर्ष स्थान पर रहे हैं, ठीक है, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। जॉर्ज कैसल भवन की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? कितना गजब क्वेश्चन पूछा है। जॉर्ज कैसल का नाम भी नहीं सुना। तो जॉर्ज कैसल की भवन की ऊंचाई की देखते हैं, तो देखते हैं 484 मीटर। कितनी है? 484। अब जॉर्ज कैसल क्या है? तो ये माधव नेशनल पार्क के अंदर अपने उच्चतम बिंदु पर समुद्र तल से 484 मीटर यानी 1597 फीट की ऊंचाई पर यह उत्तम जॉर्ज कैसल खड़ा है। और बात करते हैं यह जॉर्ज कैसल किसमें स्थित है? माधव नेशनल पार्क में स्थित है। जॉर्ज कैसल महल 1911 में माधवराव सिंधिया प्रथम द्वारा इंग्लैंड के जॉर्ज पंचम के लिए बनवाया गया था। उस समय जो 1911 के में शासन करते थे माधवराव सिंधिया प्रथम, उन्होंने जो इंग्लैंड के जो जॉर्ज थे पंचम, राजा जॉर्ज पंचम के लिए बनवाया था। वो ग्वालियर के तत्कालीन सिंधिया के शासक थे। कौन थे? माधवराव सिंधिया। फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता? देखो खेल से कितने प्रश्न बन रहे। तो फीफा विश्व कप किसने जीता था? अर्जेंटीना ने। और अर्जेंटीना 1986 के बाद पहली बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय इंदौर में स्थित है। इंदौर में स्थित है और इसका ये स्वशासी निकाय है, मतलब खुद का शासन है इस पर, और यह इसका मुख्यालय इंदौर में। एसोसिएशन बीसीसीआई के सबसे पुराने सहयोगियों में से, जिसे 1940 के दशक में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन के रूप में स्थापित किया गया था। क्या होता है 1940 में जो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन है, जो 1940 में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय होलकर राजाओं का शासन था। लेकिन जैसे ही हमारा प्रदेश अस्तित्व में आता है तो उस समय मध्य प्रदेश नाम हुआ, तो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन इसका नाम कर दिया गया, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं साथियों, इतने सारे प्रश्न आए थे। और हिंदी की बात करें तो आपके रचनाओं से प्रश्न आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? रचनाओं, पत्र पत्रिका से आ रहे हैं। इस पर भी मैं कल से आपको क्लास प्रारंभ कर दूंगा हिंदी की, ठीक है।
बाकी जीएस की क्लास दूसरे सर लेंगे आपके। आज तो मैंने केवल आपको बताने के लिए कोशिश करा। इसी प्रकार आपके समास है, संधि है, वर्णमाला है, इनको अच्छे से पढ़ लो क्योंकि पैटर्न बदल रहा है। इसी प्रकार बहुत सारी शब्द है, शब्द से भी पूछ रहा है, लोकोक्ति, मुहावरे आदि से प्रश्न बन रहे हैं। चलिए ठीक है साथियों, इसी के साथ क्लास को ऑफ कर रहा हूं। कल आपको फिर से मैं मिलूंगा, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, आप सबकी जय हो। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, जोहार।